अभी चल रहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर कर लिया था। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में क्या क्या हो गया था, उसकी यूजेज के बारे में हो गए थे कि कैसे हम मैन वर्ब को यूज करेंगे, कब एस या ई एस वाली फॉर्म यूज करेंगे और कब ओनली बेस फॉर्म यूज करेंगे। स्ट्रक्चर हो गया था, एक दो एग्जांपल्स भी हो गए थे, उसमें पता लग गया था हमें एस या एस वाली एग्जाम फॉर्म्स यूज करना आ गया था, कब करेंगे कब नहीं करेंगे। उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करना है नेगेटिव पढ़ने से पहले। अब नेगेटिव पढ़ेंगे तो नेगेटिव पढ़ेंगे तो अलग स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब नेगेटिव में पहले नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लीजिए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है देखना, यहाँ पे देखो मैंने एक सेकेंड। हाँ, ये वाला तो हो गया था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव में क्या था, सब्जेक्ट सबसे पहले हमें चाहिए था सब्जेक्ट, उसके बाद ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, उसके बाद चाहिए था वर्ब। वर्ब यहाँ पे ये मैन वर्ब से है, एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उसकी, या तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए अकेली बेस फॉर्म जो आती है, या फिर उसके साथ एस या ई एस ऐड करेंगे। उसके बाद आ रहा था ऑब्जेक्ट। एस या ई एस के लिए कंडीशन थी कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो ई एस वाली फॉर्म, जैसे ही सी इट एनी नेम, तो उसके लिए ई एस वाली फॉर्म यूज कर रहे थे। और जब सब्जेक्ट प्लूरल होंगे जैसे आई वी यू दे, तो उसके लिए ओनली बेस फॉर्म यूज कर रहे थे। ये था, जैसे ये एग्जांपल दे रहा है ही प्लेज फुटबॉल डेली, यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लेज यूज किया। अगर यहाँ पे यू आता तो ओनली प्ले यूज करते, PLAY। ये इतना हो गया था। अब उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, अब नेगेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहाँ पे। यहाँ है सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आना चाहिए डू या डज। डू या डज में एक आएगा, डू या डज। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो अब चाहिए नॉट। उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब नोट की पोजीशन देखना, नोट की पोजीशन हमेशा इस वाले सेंटेंस में तो नहीं करेगी कंफ्यूज, प्रेजेंट सिंपल में तो, लेकिन जैसे जैसे आगे परफेक्ट में जाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाएंगे, तो नोट की पोजीशन कंफ्यूज करेगी कि नोट को कहाँ लगाएं, क्योंकि वहाँ पे जाके हेल्पिंग वर्ब्स भी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो एक वर्ड है हेल्पिंग वर्ब का, वहाँ पे बीन लग जाएगा, हैव लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बीन लग जाएगा। तो अब इन तीन में कहाँ पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, नोट। तो नोट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, नोट की पोजीशन के बारे में बताती हूँ हमेशा कि कभी कंफ्यूज ना करे। इसके लिए इसकी एक फिक्स पोजीशन है, वो क्या है देखो, नोट की पोजीशन कंफ्यूज ना करे इसके लिए एक इसकी फिक्स पोजीशन है। कहीं कहीं भी यूज कर लेना किसी भी टाइप के सेंटेंस में, जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, दोनों में ही, और किसी भी टेंस में हो जाए। नोट की पोजीशन क्या होती है, नोट की पोजीशन हमेशा थर्ड होती है। थर्ड नंबर पे होगी नोट हमेशा सेंटेंस में, थर्ड पोजीशन होगी नोट की। नेगेटिव बनाने वाले वर्ड्स और भी हैं, नो, नेवर, नॉट। तीन तीन वर्ड्स या स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाती हैं। नो एक होता है, नो एक होता है, नेवर एक होता है, नॉट। लेकिन ज़्यादातर नॉट यूज़ किया जाता है, नॉट, NOT, नॉट। ये वाले कम यूज ये किया जाते हैं, लेकिन कम यूज़ किया जाते हैं। ज़्यादा यूज़ किया जाता है नॉट। और नॉट की पोजीशन क्या होती है, नॉट की पोजीशन सेंटेंस में हमेशा थर्ड नंबर पे होगी, चाहे वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो। इंटरोगेटिव में भी थर्ड नंबर पे होगी और नेगेटिव सेंटेंस में भी थर्ड नंबर पे होगी। चाहे किसी भी टाइप का टेंस हो, उसमें भी थर्ड नंबर पे होगी। थर्ड नंबर पे कैसे होगी देखना। अब एक सेंटेंस दिया है यहाँ पे नोट की पोजीशन चेक करने के लिए, जैसे ही डज नॉट, सेंटेंस है ही डज नॉट प्ले, ही डज नॉट प्ले। या फर्स्ट नंबर पे आया सब्जेक्ट ही, सेकंड पे आनी चाहिए मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे आना चाहिए नॉट। थर्ड पोजीशन ऑलवेज टेक्स नॉट। और उसके बाद में प्ले, ये हो गई मैन वर्ब। अब ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, जब सपोज, तो जब इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंस को, तो सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब किसी भी टेंस में।
इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, डज। उसके बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट। अब उसके बाद में आएगा नॉट, नॉट थर्ड पोजीशन पे। अब उसके बाद में नोट के साथ में, नोट के साथ में आएगी मैन वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे। अब सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, सेंटेंस चाहे जैसा भी हो, नोट हमेशा कौन सी पोजीशन पे आएगा? थर्ड पोजीशन पे। एक एक तरीका ये भी हो सकता है कि नोट हमेशा मैन वर्ब से पहले आएगा, मैन वर्ब्स के जस्ट पहले आएगा नोट, नोट के बाद बस मैन वर्ब ही आएगी, दूसरा वर्ड नहीं आएगा, ये भी हो सकता है। तो नोट की पोजीशन याद करने के लिए दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो ये कि नोट चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, थर्ड पोजीशन चेक करेंगे नोट के लिए, सेंटेंस में थर्ड पोजीशन पे यूज करेंगे। एक ये भी हो सकता है कि नोट के जस्ट बाद में मैन वर्ब आनी चाहिए किसी भी सेंटेंस के लिए। दो तरीकों से लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आगे जाके कंफ्यूज कर सकता है परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में बीन भी आ जाएगा, तो बीन पहले लगाएं या नोट पहले लगाएं, यहाँ जाके कंफ्यूज होगा। उसके लिए है कि हमें हमें याद करना है कि नोट थर्ड पोजीशन पे, बीन चाहिए जहाँ भी आओ सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में थर्ड पोजीशन आनी चाहिए नोट की। बीन वाले में जाके कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए ये वाला ज़्यादा काम करेगा कि नोट हमेशा थर्ड पोजीशन पे। मैन वर्ब के साथ वाला तो थोड़ा आगे प्रेजेंट उसमें परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि बीन आएगा तो बीन की पोजीशन कहाँ हो और नोट की पोजीशन कहाँ हो, इसमें जाके कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए ये वाला सही है कि नोट पोजीशन हमेशा थर्ड पे, चाहे पहले कितने क्या कुछ भी आए, हेल्पिंग वर्ब आए या मैन वर्ब आए, हमें उसे नहीं देखना है। ये देखना तो ये है कि बस नोट की पोजीशन कहाँ पे रखें, तो नोट हमेशा थर्ड नंबर पे, उससे पहले दो चाहे कोई से भी एलिमेंट्स हो। ऑलराइट। अच्छा, प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब्स की हमें बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या क्या होती हैं और वो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में कैरी करती हैं। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स से सारा ये जो एग्जाम में भी पूछा जाता है वही होता है, चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स। क्योंकि यूजेज तो उनके नियम रूल्स क्या क्या होते हैं प्रेजेंट सिंपल यूज करने के, वो तो सबको आ जाएंगे, वो हम बाद में चर्चा करेंगे जब हम इसका कंप्लीट हो जाएगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब्स वाला पार्ट। जो अभी हम वर्ब फॉर्मेशन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं अभी हम, कि वर्ब्स कैसे यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करते हैं, ये वाला कंप्लीट होने के बाद में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के यूजेज पढ़ेंगे। क्योंकि यूजेज पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो इजीली हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो वर्ब फॉर्मेशन में ही होती है। अब वर्ब फॉर्मेशन के लिए, अब हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव के लिए क्या क्या बताई थी मैंने? डू और डज बताई थी, एक आती है डू और एक आती है डज। डू और डज ये वाले हेल्पिंग वर्ब हैं प्रेजेंट सिंपल की। नेगेटिव में यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, पहले भी बताया था मैंने। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब की जगह मैन वर्ब आएगी ओनली, मैन वर्ब या मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। जैसे प्ले, प्ले का हम एग्जांपल ले रहे हैं, प्ले ये वाली बेस फॉर्म हो गई, और प्लेज ये वाली एस या एस वाली फॉर्म हो गई। ये वाली यूज की जाएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में यूज करेंगे या एक तो डू यूज करेंगे और डज। अब इनमें भी एक आएगी, दोनों एक साथ नहीं आएंगी। कैसे? ऐसा नहीं है कि डू और डज दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं, नहीं, इनमें एक यूज करेंगे। डू वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जो डू वर्ब को कैरी करते हैं? वो होंगे प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल कौन कौन से? आई वी यू, दे, आई वी दे, और प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन का मतलब है यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा नेम्स होंगे। जैसे राम एंड श्याम बहुत पहले से लेके आ रहे हैं, शुरू से चलता आ रहा है राम एंड श्याम परंपरागत है, तो राम एंड श्याम ये हमारे प्लूरल नाउन हो जाएगा। डज के लिए देखो, ये बड़ी छोटी स्पेलिंग का भी बताया था मैंने कि जो प्लूरल है, जो ग्रुप वाले हैं, प्लूरल का मतलब जो उनका ग्रुप बड़ा है तो उनके लिए छोटी स्पेलिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पे छोटी स्पेलिंग हो गई डू। ये एक तरीका है, वो अपने आप बना लेते हैं कुछ बच्चे, उसका है ये। एक है डज, इसकी बड़ी स्पेलिंग है, तो इसके लिए सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही,
सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम, एनी सिंगुलर नेम, नेम या सिंगुलर नाउन भी बोल सकते हैं इसको। देखो ये बड़ी छोटी का ये कंसेप्ट क्या है कि बैलेंस, एक बैलेंस बनाने के लिए हम ये अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बैलेंस कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि हम एक बड़ी चीज़ होती है उसके साथ में अगर हम छोटा एडजस्ट कर दें साइज में या वेट में, तो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ बैलेंस हो जाती है, ऐसा बोलते हैं। एक बड़ी एक छोटी, ऐसे बैलेंस कम स्पेस रहता है तो ऐसे बैलेंस हो जाता है। हाँ वो अलग तरीके हैं सबके अपने अपने लर्न करने के। बड़ी स्पेलिंग और छोटी स्पेलिंग का ये कुछ बच्चे निकालते हैं, इसलिए शेयर किया, क्या पता काम आ जाए। वैसे ज़्यादा डू और डज ये वाला सही है कि डू यूज करेंगे किसके साथ, आई वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ में। डज यूज करेंगे ही सी इट एनी नेम सिंगुलर नाउन के साथ में। ये वाला मुझे नहीं लगता ज़्यादा हार्ड होगा लर्न करने में, क्योंकि 2-3 बार लिख लिख के देखना पड़ेगा जिनको नहीं आती है ये हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट, हेल्पिंग वर्ब्स और मैन वर्ब किन किन के साथ में यूज हो, तो इनको जब लिख लिख के देखें तो पता लग जाएगा। अब ऐसे एक बार में तो याद होगा नहीं, जिसको नहीं आती है उनको तो नोटबुक लेके उठाएंगे और डू पहले लिखेंगे, डू और डज। ये तो सबको पता चल गया कि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होंगी, डू या डज होंगी। अब डू या डज के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट कैरी करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब्स के लिए। सभी टेंसेस में सब्जेक्ट कैरी करना है हमें हेल्पिंग वर्ब्स के लिए। अब सब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो, पहले तो लर्न करेंगे इनके आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन 3-4 बार रिपीट कर लिया फिर लर्न हो जाएगा। फिर डज का करेंगे, डज के सब्जेक्ट कौन कौन से, ही सी इट एनी सिंगुलर नाउन। इतना करके उसको लिख के देखना है, लिख के देखेंगे 2-3 बार, ये एकदम फिक्स हो जाएगा, ये इतनी मेरी गारंटी है। अब इतना ये पढ़ने के बाद में आपको चेक करना चाहिए कि ये मेरे वाले जो कैसे फिक्स होंगे, क्योंकि फिक्स करने के लिए कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए, फिक्स करने के लिए आपको उसके क्या करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब ये वाले आपको लग तो रहा लर्न कर लिया, ये वाले स्ट्रक्चर लर्न भी हो गए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। सेकंड और थर्ड फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी फर्स्ट फॉर्म ही चल रही है। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाऊं या फिर डू डज किसके साथ में करूँ, ये वाला पढ़ तो लिया, लिख भी लिया, लर्न हो गया। अब इसको चेक करूँ, चेक कहाँ से करूँ, अब चेक करने के लिए देखो एक्सरसाइज से सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज सोल्व करने से सारे फिक्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट जो भी था ये आपने लर्न किया अब तक, मैन वर्ब का, वर्ब फॉर्मेशन का, वर्ब ट्रांसफॉर्मेशन का। ये प्रैक्टिस करने से बहुत 2-3 प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें फिक्स हो जाएगा। अभी मैं पहले प्रैक्टिस करवाती हूँ, उसके बाद में इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी यही है। जब नेगेटिव का आ गया तो इंटरोगेटिव का भी आ जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या है कि सबसे पहले जहाँ पे हम सेंटेंस की बिगनिंग की हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, सेंटेंस की बिगनिंग हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी हमारी प्रेजेंट सिंपल में, डू या डज। डू या डज में एक आएगा, तो सबसे पहले ले लेंगे डू या डज। उसके बाद में आना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये वाले ही सी जो हम रट रहे हैं अभी थोड़ी देर से, ही सी इट एनी नेम, राम एंड श्याम सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, आई वी यू दे, ये वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें से एक आएगा। उसके बाद में आनी चाहिए क्या, मैन वर्ब। मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वो चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो या फिर नेगेटिव सेंटेंस में हो। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जब प्रेजेंट टेंस में हमेशा कौन सी फॉर्म आ रही है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं सिंपल टेंस में और कंटिन्यूस टेंस में। आगे जाके मैन वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगी कौन सी में, परफेक्ट में, और परफेक्ट कंटिन्यूस में आईएनजी वाली हो जाएगी। तो अभी प्रेजेंट सिंपल के लिए हम बताएं तो प्रेजेंट सिंपल के लिए मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है जो कि फिक्स है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में आना है ऑब्जेक्ट, ये वाला स्ट्रक्चर। और उसके बाद में एक मेन चीज़ होती है जो वो है क्वेश्चन मार्क। इसका बहुत ही रोल होता है कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती हैं वहाँ तो इसका कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो सिर्फ टिक लगाना ही होता है। लेकिन जब सब्जेक्ट वो एग्ज़ाम होती है थ्योरेटिकल वाली सब्जेक्ट, जैसे क्लासेज के ये स्कूल बॉय के लिए भी, स्कूल क्लासेज के लिए भी हो सकती है, और जो आरएएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये वाला ज़्यादा मेन है। आरएएस की एग्ज़ाम होती है उसमें एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, वो खुद को बनाना पड़ेगा ना वो। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होती है उनमें तो बना बनाया सेंटेंस आता है, बस एक करेक्ट होता है, उस पर टिक ही करना होता है। तो जो खुद को बनाना पड़ता है उसमें वहाँ पे ये वाला ज़्यादा रोल करता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना सभी भूल जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क को लर्न करना है लगाने, क्योंकि मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं जब
थ्योरेटिकल एग्जाम्स होती हैं उनमें। अब एग्जाम्स में जब एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे नहीं पूछते हैं कि यूज द टेंस, या फिर हाँ अलग, ये वाला कॉन्सेप्ट अलग होता है कि इसमें कौन सा टेंस है, इसमें कौन सा टेंस है। अब इसकी एक्सरसाइज देखनी चाहिए मुझे लगता है आपको। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज देखते हैं, उसके बाद ही आगे की एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद ही आगे का टेंस है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में सबसे पहला सेंटेंस है, देखिएगा यहाँ पे, जूम कर देती हूँ थोड़ा और। सबसे पहला सेंटेंस है आई यूजुअली। देखो ये यूजुअली यहाँ पे एडवर्ब है, तो ये प्रेजेंट सिंपल में यूज होती है, लेकिन ये एडवर्ब्स वाले और इनके रूल्स और यूजेज वो बाद में पढ़ेंगे। सबसे बस पहले अब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन अभी यही चेक करेंगे, उसके बाद में आगे का पढ़ेंगे। तो आई यूजुअली वर्ब दे रखी है गो टू स्कूल, यहाँ पे मैन वर्ब दे दी हमें गो, ब्रैकेट में मैन वर्ब दी गई है, पता होगा सभी को। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है ये हमें पता है, क्योंकि इसमें नोट नहीं है, कोई भी नोट का ऐसा कुछ है नहीं। नोट के 3 वर्ड्स बताए थे पहचानने के लिए, नो, नेवर, नॉट, वो भी नहीं है, तो नेगेटिव भी नहीं है ये, और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। पहले तो ये चेक करेंगे आप सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि जब ये पता चलेगा तभी तो मैन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज करना जानेंगे। अब इसके बाद में ये पता चल गया ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है, तो याद आया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में क्या स्ट्रक्चर था। हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं कर रहे थे, तो क्या यूज कर रहे थे उसके लिए, क्या यूज कर रहे थे? वी वर यूजिंग मैन वर्ब। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ठीक है। अब एस या इसमें से हमें अब स्टेप बाय स्टेप ये कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके सही हो पाएगा सब्जेक्ट वर्ब वाला। यहाँ सब्जेक्ट चेक करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट हो गया आई। आई कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सिंगुलर। हम देख रहे थे प्लूरल वाले ग्रुप में थी आई प्लूरल वाला ग्रुप था आई का। क्या ग्रुप था? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, ऑलराइट। इनके साथ में हमें क्या चाहिए था? मैन वर्ब की बेस फॉर्म ही चाहिए थी, जैसी वो दी गई है सेंटेंस में वो की वो यूज करनी है, हमें इसके साथ में कुछ ऐड नहीं करना है, वो होती है बेस फॉर्म। गो टू स्कूल, अब आ जाएगा इसका क्या? आई गो टू स्कूल, क्योंकि हमने या तो 2 ऑप्शन आएंगे, या तो गो आएगा, कहीं दे भी सकता है 2 ऑप्शन, या गो हो जाएगा। ये ऐसे ही वाली हो गई। तो हमें कौन सी चाहिए? बेस फॉर्म चाहिए, आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन के साथ में कौन सी फॉर्म चाहिए? बेस फॉर्म चाहिए, ऑलराइट, गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है दे वाला। दे ब्लैंक विजिट, यहाँ पे मैन वर्ब दे दी हमें, मैन वर्ब फिल करने के लिए, क्योंकि सेंटेंस में टेंस के बारे में जब पूछता है तो ये ज़्यादातर लोग तो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये वर्ब का फॉर्मूला है या टेंस का फॉर्मूला, क्योंकि हम वर्ब भी अलग से पढ़ते हैं सिलेबस में। तो अब उन कई लोगों को तो लगता है ये टेंस है या वर्ब वाला है, क्या सिस्टम है। तो टेंस का ये जब फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं आता है कि इसमें टेंस फिल करो, या कभी कभी आ भी सकता है कि ये वाला टेंस फिल करो, लेकिन वो बहुत छोटी क्लासेज में आता है, बच्चों के लिए आता है वो, कि ये वाला इस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब या यूज करते हुए ये वाला यूज करो। लेकिन जब कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होती हैं उनमें तो यही आएगा कि चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, ये यूज करना है हमें, कि वर्ब की करेक्ट फॉर्म होती है वो फिल करना है हमें। अब उसके लिए यूजेज वो ये सारे मिक्स आएंगे, अभी तो सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं, लेकिन जब यूजेज पढ़ेंगे तो वो भी करना सीख जाएंगे। लेकिन जब हमें ये नहीं पता होगा कि सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट है जो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेता है, कौन सी मैन वर्ब लेता है, उसका नहीं पता होता हो, तो फिर जब उसके यूजेज क्या है वो याद करना जो हमें पता है वो भी रॉन्ग हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? यही कि वर्ब की जो फॉर्म्स होती है वो हमें पता होना चाहिए, ऑलराइट। वर्ब की फॉर्म्स के लिए हमें सब्जेक्ट पे जाना, ये बस हम एक ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ये तो हमें पता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऑलराइट। प्रेजेंट सिंपल में भी कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये भी देखना है उसमें, क्योंकि अफर्मेटिव का अलग स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का अलग। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट सिंपल का नाम लिया और एक फॉर्मूला लगाया और वो सभी में काम कर गया, नहीं। चार इसकी फॉर्म्स बताई हैं सिंपल प्रेजेंट की, सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये वाले भी हमें ध्यान देने पड़ेंगे। अब ये वाला पता होने के बाद में क्या चाहिए? दे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कैसा है? ये प्लूरल सब्जेक्ट है,
एक ग्रुप बना रखा था हमने ए और बी। ग्रुप ए में थे आई वी यू दे। बार बार मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वाला जब तक फिक्स नहीं होंगे तब तक ये ऐसे ही घूमेंगे, एक इधर जाएगा एक उधर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आई के साथ में क्या है। क्योंकि हम देखते हैं आई तो सिंगुलर है। जब पूरा नहीं सुना हो किसी ने, आधा अधूरा सुन लिया है, तो उनको लगता है आज तो सिंगुलर है, बिल्कुल सिंगुलर है, लेकिन ये जाती है किस ग्रुप के साथ में, प्लूरल के साथ में। तो और वैसे तो और वी यू दे तो वी में भी हम समझ लेंगे तो प्लूरल है, लेकिन यू में नहीं समझेंगे, फिर यू को भी समझेंगे ये तो सिंगुलर ही लगता है, क्योंकि हम बात करते हैं सामने वाले से तो एक ही होता है, यू हम उसके लिए यूज करते हैं। इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आपको जो ग्रामेटिकल जो होते हैं, इन्होंने ग्रामर में सभी ने एक्सपर्ट्स ने एक ग्रुप बना के दिया है, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, क्यों ना उसको रट लिया जाए। वो रटने के बाद में फिक्स हो जाएगा, कभी कहीं नहीं जाएगा, ना कोई आई जाएगा ना यू जाएगा, इधर उधर कोई नहीं जाएगा। तो मैं बार बार इसीलिए सारे ग्रुप को एक साथ बोल रही हूँ, आई वी यू दे प्लूरल नाउन। मतलब हमें चाहिए कौन सी फॉर्म, मैन वर्ब की बेस फॉर्म जैसी दी गई है वैसे की वैसे ऐड कर देंगे, कुछ ऐड नहीं करना, कुछ घटाना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है। ऑलराइट, सो सिंपल आई थिंक। सो यूज कर देना है कौन सा, दे विजिट अस ऑफन। बस यहाँ तक इतना ही काम है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्या हो गया, यू। नेक्स्ट वाला यू। सारे एक जैसे ही सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक जैसे आएंगे। यही तो सीक्वेंस है जिसने बनाया है ये वाली एक्सरसाइज, बहुत सोच समझ के बनाई है। क्योंकि जब हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं तो वो क्या हो जाती है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाली बात, मतलब वो फिक्स हो जाती है। तो जब फिक्स हो जाए आपके लिए तो बार बार एक ही चीज़ को, ऐसा नहीं है कि एक बार में पढ़ के छोड़ दिया तो फिर वो एक बार पढ़ के छोड़ने से वो एक बार थोड़ी देर के लिए रहेगी, ज़्यादा देर फिक्स होगी नहीं। तो फिक्स करने के लिए क्या चाहिए, बार बार उसको। तो ये 3-4 रेगुलर जो कंटिन्यू ये एग्जांपल आ रहा है, ये बहुत अच्छा माइंड सेट है। अगले जिसने भी एक्सरसाइज सेट की है वो अच्छी की है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है। तो अब ये यू वाला भी हमारा कौन सा हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ में हमें कौन सी चाहिए, मैन वर्ब भी फिल कर रहे हैं यहाँ पे। मैन वर्ब कहाँ जा रहा है, मैन वर्ब फिल कर रहे हैं यहाँ पे, प्ले। बास्केटबॉल वंस, आगे का सेंटेंस क्या है हमें उससे अभी तक कुछ मतलब है नहीं, क्योंकि ये बाद की बात है जब हम इसके यूजेज पढ़ेंगे। अभी हमें चाहिए सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब, यही हम फोकस कर रहे हैं। हमें पता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो अब आगे वाले सेंटेंस का अभी कोई मतलब नहीं है, ये बाद में देखेंगे, आगे और रूल्स आएंगे उनमें। सब्जेक्ट और वर्ब पे फोकस करना है। सब्जेक्ट है हमारा यू के साथ में हमने चाहिए कौन सी फॉर्म, मैन वर्ब की बेस फॉर्म क्या है, प्ले। तो यहाँ पे आंसर भी आ जाएगा प्ले, ये कि यही यूज कर देनी है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है टॉम। नेक्स्ट वाला है टॉम। टॉम किसी का नाम है, ये इंग्लिश नेम है। तो टॉम टॉम एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन, और एक नेम भी है ना, पर्टिकुलर वन नेम, और सिंगुलर नाउन भी हो गया, प्रॉपर नाउन भी हो गया। प्रॉपर नाउन है ना, सिंगुलर नाउन है, तो हमें क्या चाहिए था सिंगुलर के लिए या सिंगल नेम के लिए क्या चाहिए था हमें, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या चाहिए, एस या ई एस। एस या ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ड्स यूज करेंगे। यहाँ पे एस रिकमेंड करता है, ये ई एस नहीं, तो वर्क्स टॉम वर्क्स एवरी डे, ये यूज हो जाएगा। ऑलराइट, ही ऑलवेज टेल अस फनी। अभी हमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही। यहाँ पे ही कौन सा सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। ग्रुप क्या था इसका, ही सी इट, एनी सिंगुलर नाउन, एनी नेम, और प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। जो नाउन होता है वो प्रॉपर नाउन भी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम कॉमन नाउन सिंगुलर हो रही थी उसके लिए भी यूज कर रहे थे, प्रॉपर नाउन के लिए भी यूज कर रहे थे। प्रॉपर कॉमन नाउन में जाना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। नाम का ध्यान रखना है, हमें एक नाम चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो किसी का भी हो, वो किसी भी जगह का हो सकता है, किसी भी आदमी का हो सकता है, किसी भी नॉन लिविंग कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ही क्या था, सिंगुलर के लिए हमने क्या चाहिए, एस या ई एस, तो टेल के लग जाएगा, एस लगाएंगे, TELLS, टेल्स हो जाएगा। ऑलराइट, आई थिंक सो सिंपल। हाँ, अब तक तो हो गया होगा। नेक्स्ट वाला है सी नेवर। देखो इसमें भी यही सीक्वेंस चल रहा है, कंटिन्यू 3 है ना, 3 सिंगुलर वाले दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक प्लूरल दे दिया एक सिंगुलर दे दिया, क्योंकि हम जब ऐसा दे दे, एक प्लूरल दे एक सिंगुलर दे, तो उस वाले से सिंगुलर वाले रूल से कनेक्ट नहीं कर पाए, उससे पहले आ जाता है प्लूरल वाला, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो रेगुलर जब हम बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करेंगे तो वो लर्न होती है, मैं भी मानती हूँ, ठीक है। सी नेवर हेल्प विद मी विद। अब हमने क्या देखना है, सी सिंगुलर है, नेवर वाला आ गया। देखो नेवर देखना है, यहाँ पे नेवर क्या है, नेगेटिव नेवर नेगेटिव वर्ड है।
तो अब यहाँ पे ध्यान देने से ध्यान बनता है। अब ध्यान देने से क्या करेंगे, हेल्प का एस या ई एस तो वाला ख़त्म करेंगे यहीं पे। नेवर आया नेगेटिव वर्ड, मतलब हमारा ये सेंटेंस कौन सा हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। अब याद करो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे तो बदल रहा है, सड़क बदल रही है, सड़क रोड बदल रही है, मतलब पहले कच्चे रास्ते से जा रहे थे और अब जा रहे थे पक्के रास्ते से जाएंगे। अब पक्का वाला रास्ता आ गया, सी नेवर हेल्प मी, आ गया नेगेटिव सेंटेंस। याद करो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या था, डू और डज, हेल्पिंग वर्ब चाहिए थी हमें। अब मैन वर्ब को तो एज ए मैन वर्ब भी यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए अब इसके साथ में, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट भी चाहिए। जब ये नेवर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो नेवर कन्वर्ट हो जाएगा नोट में, ये ध्यान देना है, नेवर हो जाएगा कन्वर्ट नोट में। जब हम अभी नहीं होगा इसमें ये नेवर ही रहेगा। अब इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करेंगे तब कैसे होगा, देखो ट्रांसफॉर्म जब फ्री होते हैं आंसर दिन में तब कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम्स रहती है तो उसमें ट्रांसफॉर्म हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला जो बेस होता है वही करना होता है। अब ट्रांसफॉर्म में क्या करेंगे, कैसे कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म में, यहाँ पे तो ये एडवर्ब्स है, एज ए एडवर्ब हम इसको यूज करेंगे तो ऐसा कैसा रह जाएगा, और हेल्प सी को सिर्फ सी को देखेंगे और हेल्प्स यूज कर देंगे, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म जब करेंगे हम क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि नेवर है नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम जब ट्रांसफॉर्म करना है आपको, तो सी डज नॉट क्या करेंगे, सी नेवर हट जाएगा, सी डज नॉट हेल्प मी, ये वाला सेंटेंस भी वही है, सी नेवर हेल्प्स मी, सी डज नॉट हेल्प मी, ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा, ऑलराइट। अब एक प्लूरल नाउन है वो देखना है, प्लूरल नाउन मर्था एंड केविन, ये बड़ा नेम है, बड़े नेम आते हैं सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या वाला है। ये प्लूरल नाउन यूज करेंगे इसको, तो इसके लिए प्लूरल नाउन के लिए आ रहा था ओनली बेस फॉर्म, बेस फॉर्म में क्या है, स्विम। नेक्स्ट है पीपल, पीपल वाला भी कंफ्यूज करता है लोगों को, पीपल प्लूरल करें हैं या पीपल सिंगुलर, कौन सा यूज करें इसको। तो पीपल इन दिस क्लब, पीपल यहाँ पे इन दिस क्लब ये ग्रुप में यूज हो रहा है, ग्रुप के लिए, तो ग्रुप में पीपल्स यहाँ पे प्लूरल यूज हो रहा है। प्लूरल के लिए हमें कौन सी वर्ब चाहिए, मैन वर्ब की बेस फॉर्म यहाँ पे डांस है, डांस, डांस तो डांस आ जाएगा, डांस, कोई ऐसे यस नहीं आएगा, हम इसको प्लूरल यूज करेंगे। और जब प्लूरल यूज करेंगे तो क्या होना चाहिए, विदाउट बेस फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब नेगेटिव के कुछ सेंटेंसेज हैं नेगेटिव के, वो वाले और कर लेते, मैं मुझे लगता है कि अफर्मेटिव तो क्लियर हो गया है यहाँ तक बिल्कुल, जिसको नहीं आता था कभी भी, आज सबसे पहली बार पढ़ा है उसको भी ये आ गया होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन कैसे होना चाहिए, मैन वर्ब क्या होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब वाला अब यूज़ करेंगे, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव में अभी आपको देखना है नेगेटिव का। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर स्टार्ट होने से पहले याद करो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या था, हेल्पिंग वर्ब क्या आनी चाहिए थी, हेल्प नेगेटिव का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए आपको फॉर्मूले का, वो क्या था, सब्जेक्ट उसके साथ में चाहिए डज या डू, उसके बाद में आना चाहिए थर्ड पोजीशन ऑलवेज टेक नॉट, एंड लास्ट में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब एस या एस नहीं करना, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या था फिर से याद करिए अपना स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट डू डज नॉट मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में एलिमेंट चाहिए ऑब्जेक्ट। तो अभी चलना है एक्सरसाइज पे, स्ट्रक्चर लर्न हो गया, जो लोग आरएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पटवार रीट या इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है ये वाली एक्सरसाइजेज, क्योंकि इनमें सारे हाँ सिंपल कॉन्सेप्ट सिंपल है, बेसिक एक्सरसाइजेज हैं लेकिन बेसिक है लेकिन क्लियर हो रहा है और बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है सभी के लिए। तो जिसका बेस वीक है उसके लिए तो बहुत अच्छी एक्सरसाइजेज हैं और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई के बाद में देखो नोट, राइट नोट साथ में दे दिया और मैन वर्ब साथ में दी है, तो पता चल गया कैसा सेंटेंस है। हमें सेंटेंस का भी चेक करना है, सेंटेंस का कैसा है, सेंटेंस फॉर्म है ये नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव फॉर्म है क्यों, क्योंकि नोट दे रखा है हमने, नोट, ठीक है। नोट के बाद में मैन वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हम खुद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब दिया नहीं है, और हेल्पिंग वर्ब किसी भी ऑप्शन में आएगी भी नहीं है कि छोटे बच्चों को दी जाती है हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी यूज़ करनी है।
अब यहाँ करना है हेल्पिंग वर्ब्स नोट के लिए क्या आ रही थी, डू या डज। अब डू या डज के लिए मैंने वो ग्रुप ए और ग्रुप ए में आ रहे थे प्लूरल कौन कौन से, आई वी यू दे, इनके साथ में चाहिए हेल्पिंग वर्ब डू। फिर से बता देती हूँ, आई वी यू दे, हम इनके साथ में यूज करते जाएंगे। आई वी यू दे, ये वाला ग्रुप बार बार रिपीट करना है। आई वी यू दे प्लूरल नाउन, क्या चाहिए हमें, डू वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहाँ पे देखा, चेक किया हमारी सब्जेक्ट, चेक किया सब्जेक्ट ग्रुप वाली है आई के साथ में क्या चाहिए, डू आई डू नॉट, ऐसा वैसा आ जाएगा, और मैन वर्ब भी ऐसी की ऐसे आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में मैन वर्ब की वो जो दी जाती है बेस फॉर्म वैसी की वैसी ही यूज़ करते हैं। नोट की हमेशा थर्ड पोजीशन होगी, ये याद रखना है, नोट की पोजीशन हमेशा थर्ड रहेगी, क्योंकि नोट आगे जाके बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है। तो नोट की पोजीशन कौन सी आएगी, थर्ड पोजीशन। बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि नोट की पोजीशन बिल्कुल लर्न हो जाए अच्छे से। ठीक है, यू वाला यू सब्जेक्ट कौन सा है, वही आई वी यू दे वाले ग्रुप में से उठाया इसको भी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है अभी, डू या डज, हमें चाहिए डू नॉट, ऐसे कैसे यूज कर देंगे। अब ये तो पोजीशन इसकी दे रखी है हमें यहाँ तक ऐसी की ऐसी। अब हमें सिर्फ लगानी है क्या, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। ही आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम, ही सी इट एनी नेम आया। उसके बाद में वेट ही आया था वहाँ पे, ही सी इट एनी नेम। सेकंड वाला था सी, ही के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, सी के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब आएगी डज, और इट के साथ में भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डज। डज के बाद में थर्ड पोजीशन होती है नॉट, यहाँ भी थर्ड पोजीशन नॉट, यहाँ भी थर्ड पोजीशन नॉट, और उसके साथ में आती है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि उसमें दे रखी है, वो कोई इश्यू नहीं है। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नोट वाला बहुत ईजी है, नोट वाला नेगेटिव वाला इतना हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है। अब आते हैं इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर पे। तो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में भी हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, बार बार हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, बस इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, किस वाले सेंटेंस में कौन से नंबर पे आनी है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन से नंबर पे आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी सबसे पहले फर्स्ट पे आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा मैन वर्ब। ये वाला पोजीशन रहेगी इन सब की, सभी एलिमेंट्स की, सब्जेक्ट की। अब यहाँ आई वेकअप एट 5 इन द मॉर्निंग, लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को भूलना नहीं है, जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स की तैयारी करें, जैसे आरएएस में क्वेश्चन मार्क का मार्क्स होता है, ऐसे मान लेना कि क्वेश्चन मार्क्स आपका मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, तो क्वेश्चन मार्क को भूलना नहीं है। ऑलराइट, आई वेकअप एट 5 इन द मॉर्निंग, हमें क्या फिल करना है, सबसे पहले जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म का पता लगा तो हमें चाहिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग होगी, आई यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं, डू लगा दो, डू आई। मैन वर्ब बेस फॉर्म ही आएगी, ऐसे के ऐसे फर्स्ट फॉर्म जो हमें दी जाती है सेंटेंस में वो यूज कर देंगे, ऐसी की ऐसी, कोई इश्यू नहीं है मैन वर्ब का। तो यहाँ पे अब यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, सेकंड वाला सेंटेंस है यू। अब यहाँ भी कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, इंटरोगेटिव बना रहे हैं। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब याद करो कौन सी आनी है, डू आएगी, क्योंकि बार बार मुझे आधा घंटा हो गया रिपीट करते हुए। आई वी यू दे डू, आई वी यू दे डू, ही सी इट एनी नेम डज, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। हेल्पिंग वर्ब डू यूज कर लिया, डू के बाद में क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट हो जाएगा यू, और अब यूज कर देंगे गो, मैन वर्ब। डू यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला है सी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे। ये सी यहाँ पे ब्रैकेट में दे रखा है, तो हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल के यूज कर लेंगे। सी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आना चाहिए, डज, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज। अब आना चाहिए क्या, सी, अब आएगा ड्रिंक और कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। ऑलराइट, नेक्स्ट वाला है ही स्मोक, ही सब्जेक्ट है, तो ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज ही, मैन वर्ब स्मोक। ये वाला स्ट्रक्चर रहता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। इट हर्ट, तो इट वाला भी कौन सा था, सिंगुलर सब्जेक्ट है,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आना चाहिए क्या, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, डज, इट, हर्ट, ये ऐसे किसी यूज कर देंगे, इट को यहाँ हटा के, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब आया वी। वी डांस, देखो बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं सेंटेंस वाले। वी कौन सा है सब्जेक्ट, वी प्लूरल है, आ जाएगा डू वी डांस ऐसी कैसी फॉर्म आ जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दे ट्रेवल, दे वाला भी प्लूरल है, आना चाहिए डू हेल्पिंग वर्ब दे, और ट्रेवल मैन वर्ब आएगी उसके बाद में। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक ये बहुत हो गया, बहुत हो इतनी, अब खुद से करना है आपको। अब अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूलाज हो गया, और एक्सरसाइज भी हो गई। मुझे लगता नहीं है कि सब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अब तक कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि जिसने आज तक इंग्लिश नहीं पढ़ी है उसको भी ये ज़रूर एक बार समझ में आ गया होगा कि ये क्या क्या फिल्म चल रही है, क्या फिल्म बन रही है। ये वाली फिल्म सबको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतनी बार जो रिपीट किया है ना कि सुन के मुझे लगता नहीं है कुछ रह गया होगा। अब देखो एक स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो गया। इंट्रो नेगेटिव का बताऊंगी नहीं, क्योंकि इंट्रो नेगेटिव में आपको ऐड ही करना है, इंट्रो नेगेटिव पे आपको ऐड ही करना है जो पहले जो फॉर्मूलेज बता दिए हैं। कौन से, एक तो इंट्रोगेटिव का बताया, तो इन नेगेटिव का, तो पहले इंट्रोगेटिव नाम आता है और बाद में नेगेटिव आता है, तो पहले इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला यूज कर दो और बाद में नेगेटिव का। कैसे, जैसे इंट्रो नेगेटिव में सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और मैंने बताया था ऑलवेज कौन सी फॉर्म हो जाएगी, नोट की पोजीशन थर्ड हो जाएगी, तो पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, और नोट की पोजीशन थर्ड, और मैन वर्ब, ये हो जाएगा इंट्रो नेगेटिव। तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, मैंने नोट की पोजीशन बता दी कि नोट की पोजीशन अगर आपको कंफ्यूज करती है तो नोट की पोजीशन थर्ड हो जाएगी। जब इंट्रो नेगेटिव में यूज करते हैं तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट पोजीशन आती है, उसके बाद में सेकंड पोजीशन सब्जेक्ट ले आओ, और थर्ड पोजीशन कर देंगे नोट की, तो हो जाएगा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्क्रीन पे जो दे रखा है आपने, ये देख रहे होगे चार्ट, ये वाला चार्ट, इस वाला चार्ट क्यों लाई हूँ मैं, ये चार्ट का क्या मेन मोटो है, ये है कि मैं बता रही हूँ कि जब आप सेंटेंस देखोगे, आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, एम आई ए डॉक्टर, है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों फॉर्म, ठीक है। लेकिन ये वाला कौन सा टेंस है पूछा जाए तो कौन सा टेंस है, कौन सा है यहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल हम बताते हैं, ऑलमोस्ट लगभग सब प्रेजेंट सिंपल में यूज करते हैं इसको। लेकिन देखो यहाँ पे ये हाईलाइट कर रखा है हेल्पिंग वर्ब्स को, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमने तो हेल्पिंग वर्ब ही देखा ना इनको, अभी तो मैं इनको हेल्पिंग वर्ब्स ही बोलूँगी। इज आर एम जो है ये हमने कहाँ पे देखी, ये वाली हेल्पिंग वर्ब कहीं देखी होगी आपने अगर थोड़े बहुत टेंस पढ़े हैं, ये वाली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखी हुई है हेल्पिंग वर्ब्स, इज आर एम, जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं कि इज आर एम जो होती हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ क्या कर रही है, किस में, प्रेजेंट सिंपल में क्या कर रही है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो प्रेजेंट सिंपल क्यों बता रहे हैं हम, ये भी दिमाग में आता होगा। अब ये वाले जो होते हैं अपवाद स्वरूप कुछ एक्सेप्शन जिनको हम बोलें, वो एक्सेप्शन क्या है कि ये आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, हेल्पिंग वर्ब को देख के कुछ लोग लगाते हैं आंसर कि ये वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है भाई हो गया। तो अब मैं क्या सभी इसको बताते हैं कि ये वाला यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल का कैसे हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस में आती है, यहाँ ये कैसा क्या फंक्शन है इसका, यहाँ क्या फंक्शन कर रही है वो बता रही हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूज बहुत होता है इसका कि इज आर एम तो हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं सभी को पता है, और ये हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं कंटिन्यूअस में, तो देख के ही हम लगाते हैं आंसर कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, क्या उसका स्ट्रक्चर आपको एक बार में पता है कि क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, एक मिनट, हाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब, उसके जस्ट बाद में मैन वर्ब के साथ में चाहिए आईएनजी फॉर्म, उसके बाद में चाहिए हमें ऑब्जेक्ट, ऑलराइट ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज और आर एम, इज आर एम, है ना, ठीक है। इज आर एम के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ एक बार, क्योंकि हम उसका वो फॉर्मूला पढ़ेंगे कोरिलेट करके। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, जैसे ईटिंग, ये मैन वर्ब हो गई और इसके साथ में आईएनजी लगाया तो ईटिंग हो गया। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक, यहाँ तक बात। अब एक बार फिर से वो फॉर्मूला देखिए, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। सब्जेक्ट चाहिए, इज आर एम हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी ईटिंग, ये हमें मैन वर्ब चाहिए। अब एक बार फिर से टेक ए लुक ऑन प्रीवियस, पहले वाले पे देखेंगे, एक लुक देंगे एक बार उसको। यहाँ देखो वैसा फॉर्मूला आ रहा है कि आई एम ए डॉक्टर, यहाँ एम तो है, आई एम नॉट ये वाला नेगेटिव सेंटेंस है, कोई बात नहीं, लेकिन अफर्मेटिव पे जाते हैं पहले। आई एम ए डॉक्टर, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर है क्या जो पहले हम देख के आए हैं, मैं बता रही हूँ। एम के बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है क्या कहीं पे, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड वाले में यू आर एन इंजीनियर, ये यहाँ भी नहीं है वो। तो ये क्या, ये कौन सा टेंस हुआ, कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि कंटिन्यूअस के लिए हमें क्या चाहिए, इज आर एम के अकेले से काम नहीं चलेगा कंटिन्यूअस में, उसके साथ में मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी भी चाहिए, तब जाके वो कंटिन्यूअस माना जाएगा, कंटिन्यूअस टेंस। तो अब ये बीच में आके गाड़ी फंस गई, ये है क्या चीज़, है ना, इज आर एम तो आ गया, लेकिन ये क्या क्या सिस्टम है यहाँ पे इसका। अब यहाँ इसका फंक्शन क्या है, कभी नाम सुना होगा बी, बी वाली, बी ई, बी वर्ब, बी वर्ब, बी बीइंग और बीन, ये वाली वर्ब का कभी नाम सुना है आपने। इस इनके फंक्शंस हैं जो इनका कभी अकेले तीनों को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आज थोड़ा सा बता देती हूँ यहाँ पे। बी बीइंग और बीन ये वाले हैं। बी क्या माना जाता है, बी, बी का अगर हम हिंदी देखें तो होना, बी मतलब होता है एग्जिस्ट करना, कोई भी चीज़ होना होता है, होना। अब यहाँ बी क्या है, मैन वर्ब है, बी मैन वर्ब, ठीक है। एक बार थोड़ा सा बताती हूँ। यहाँ बी हो गया मैन वर्ब, जहाँ भी पढ़ते हैं हम बी मैन वर्ब ही पढ़ते हैं, बी मैन वर्ब को पढ़ेंगे एज ए मैन वर्ब बी। अब मैन वर्ब यहाँ बी की फॉर्म्स भी बताई गई हैं, बी की फॉर्म्स हैं इज आर एम, ये फॉर्म्स है बी की, इज आर एम, वॉज वर, ये इसी के रूप हैं, वॉज वर। मतलब जब हम बी यूज नहीं कर सकते तो इनको यूज कर सकते हैं, अगर इनको यूज कर रहे हैं मतलब हम बी को यूज कर रहे हैं, ऐसा बताया जाता है कि ये इसी के फॉर्म से, ये इसी का परिवार है, इसी की फैमिली है, कोई भी एक आ सकता है इनकी तरफ से। जब इनवाइट कर रहे हैं तो कोई भी इनकी तरफ से एक आ सकता है, हम सोच रहे हैं कि बी का परिवार है और इनमें से अब एक आ गया, तो मतलब ये उन्हीं के रिकमेंडेशन से आया है। यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब इनको, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम, वोजवर, वोजवर भी आपने कहीं देखा होगा, ये हेल्पिंग वर्ब भी है। लेकिन जब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ नहीं रही, अब क्यों, क्योंकि ये बी की बी फैमिली से है, और बी क्या है, बी मैन वर्ब है। वोजवर हो गया, और एक हो गया हैजव, हैजव, हाँ, ये वर्ड्स याद करने हैं अच्छे से। देखने को तो ये हेल्पिंग वर्ब्स लग रही हैं हमें, इज आर एम, वोजवर और हैजव, देखने में ये हेल्पिंग वर्ब लग रही हैं, लेकिन यहाँ जब बी के साथ में आएंगी, बी के लिए, बी को रिप्रेजेंट करेंगी ये, तो बी को रिप्रेजेंट करेंगी तो क्या हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ये बी मैन वर्ब हो जाएंगी, क्योंकि बी का फंक्शन क्या है, बी मैन वर्ब है, और बी मैन वर्ब है तो इसको रिप्रेजेंट करने वाला हेल्पिंग वर्ब कैसे हो सकता है, मैन वर्ब की फैमिली मैन वर्ब भी होगी ना, तो मैन वर्ब भी है, और इसके साथ में इज आर, इसकी जगह पे, साथ में नहीं, जगह पे इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इज आया, या तो इज आ सकता है, आर एम, जो भी रिक्वायरमेंट, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी वो आ जाएगा, इज आर एम, वॉजवर और हैज है में, तो वो क्या बन जाएंगी ऑटोमेटिकली, यहाँ पे एज ए मैन वर्ब यूज की जाएंगी, वो एज ए मैन वर्ब। समझ में आई कुछ बात, बी मैन वर्ब है, इज आर एम, वोजवर, हैज है, देखने में तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन इनके साथ में सबके अलग अलग फंक्शन है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स के लिए के साथ जैसे यूज हो रही हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे, जब हेल्पिंग वर्ब के जैसे यूज होंगी, जब सपोज कि हेल्पिंग वर्ब की जगह यूज होंगी ये, तो क्या करना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब के लिए, हाँ, इनकी दो फॉर्म्स हैं, दोनों फॉर्म्स देखो, देख लो यहाँ पे, दोनों फॉर्म्स सेपरेट सेपरेट कैसे करेंगे, 1 मिनट में। दो तरीके से यूज होती हैं ये वाली, ये भी, इनका भी बहुत काम है, कितना काम करती हैं बेचारी, देखो, इतना सारा काम करती हैं।
डबल डबल रोल प्ले करती हैं, एक हेल्पिंग वर्ब का, एक मैन वर्ब का, ये भी कोई करता है काम। हाँ देखो यहाँ पे इज आर एम एक आएगी, इनमें तीनों साथ नहीं आएंगी। हाँ इनके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इज आर एम जब आती है तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लेके आएगी। जब ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी तब की बात कर रही हूँ। जस्ट सपोज ये एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, कैसे पता चलेगा हमें कि यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन है या मैन वर्ब का फंक्शन है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि जो अपवाद एक्सेप्शन होते हैं एग्जाम्पल में, वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एक आधा तो ज़रूर आता है, कोई किसी भी एग्जाम से ले लो, एक्सेप्शन एक एक सेंटेंस जरूर मिलेगा, एक नॉर्मल मिलेगा तो एक उसी रूल का एक्सेप्शन मिलेगा जरूर। यहाँ इज आर एम हेल्पिंग वर्ब है, ये कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा इसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है। मैन वर्ब की क्या होनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मतलब प्लेइंग। जस्ट सपोज प्लेइंग, प्ले मैन वर्ब है। अगर एज ए मैन वर्ब यूज हो रही है, ये एज ए मैन वर्ब है, तो प्रेजेंट सिंपल में मैन वर्ब जब आती है उसके बाद में क्या आता है? मैन वर्ब के बाद में हम देख रहे थे, देखो सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव की बात कर रही हूँ पहले मैं, नेगेटिव पे बाद में जाएंगे। सब्जेक्ट, मैन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एस या एस तो उसमें मैन वर्ब के, इनके साथ में एस या एस नहीं लगेगा। ये ऐसे इज है तो इसके साथ में क्या एस या एस लगाओगे? इजेज थोड़ी ना करेंगे, नहीं। आर है तो आर एस थोड़ी करेंगे, नहीं। एम है तो एम, ये फिक्स है। इनका फंक्शन ही मैन वर्ब होगा, लेकिन इनके साथ में एस या एस यूज नहीं करेंगे। दिमाग कम लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा, ज़्यादा हर जगह दिमाग लगाना ज़रूरी नहीं है, जहाँ ज़रूरत हो वहीं लगाना है, ठीक है। इनका फंक्शन मैन वर्ब होगा। वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन फंक्शन का मतलब क्या है? ये काम ये मैन वर्ब की तरह करेंगी। फंक्शन का मतलब क्या है? काम मैन वर्ब की तरह करेंगी। हेल्पिंग वर्ब है ये, वैसे ऐसे या ये नहीं लगाना है हमें, कहीं ऐसा हो जाए सी, ऐसा मत कर देना कभी भी। वही जैसे दे दिया आपको सी, ब्लैंक दे दिया, ए डॉक्टर। तो अब यहाँ इजारम, अब आपको बी बी दे रखा था वहाँ पे, अगर बी दे रखा है तो हमें क्या करना है? सी बी ए डॉक्टर, ये तो होता नहीं है। अब इसकी हम फॉर्म्स लेके आएंगे, इसको जो रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे मान लो ये अपने खुद वर्क्स नहीं करता है, ये खुद कहाँ करता है, ये इसका फंक्शन बाद में है कि अकेला खुद जब का स्पेशल या रेयर केसेस में खुद आता है, लेकिन ये क्या अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को भेजता है। बी कौन? बी। ऐसे समझ के चलते हो इसको। खुद तो बहुत कम आता है, आएगा कहाँ पे? जब हम पैसिव्स में या फिर आगे पढ़ेंगे कहाँ आएगा, जब रेयर केसेस में आएगा खुद, लेकिन ज़्यादातर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा। यहाँ पे बी है, बी हम यूज नहीं करेंगे। इसका रिप्रेजेंटेटिव लाएंगे किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी। सी सब्जेक्ट है, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट किसको रिकमेंड करता है? इज को। इज यहाँ यूज करेंगे इज। अब ऐसा नहीं कर देना, हम कह रहे थे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो मैन वर्ब यूज़ करते हैं तो एस या एस लेके आते हैं। यहाँ एस या एस नहीं लाना है, कोई ज़रूरत नहीं है। इज के साथ में एस या एस लाने की, तो इजे थोड़ी ना कर देंगे, नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ये तो फंक्शन ही गलत हो जाएगा। इज का इजी रखेंगे ऐसा कैसे? ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी इसकी पोजीशन तो, लेकिन फंक्शन क्या, इसका काम क्या होगा? यहाँ पे मैन वर्ब का काम करेगी, ये मैन वर्ब की जगह काम करेगी। ऐसा ऐसा मान लो कि किसी की जगह दूसरे को काम करने भेज देना कि आज मैं काम पे नहीं होगा, मेरी जगह ये आएगा, तो ये ऐसा नहीं है कि वो खुद वही बन गया, है ना। जैसे तो यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, आइडेंटिटी इसकी वही रहेगी, बस ये काम वही करेगी। जैसे आइडेंटिटी चेंज कैसे? मतलब जैसे हमने किसी को काम पे बुलाया, जो सपोज कोई पियोन है, काम करने के लिए आता है ना, सर्वेंट जिसको, सपोज करो उसको कुछ काम हो गया या फिर उसकी तबीयत खराब हुई, तो उसने, हाँ काम के लिए हमें चाहिए एक कि उसकी जगह काम कर दे, हमें ऐसा हमें चाहिए, तो उसने अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया, तो उसकी आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेटिव की तो वही, उसका नाम तो वही रहेगा ना, जो उसका है रियल वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो जिसकी जगह पे आया हम उसको उसी नाम से बुलाएं, नहीं ना। जस्ट उसका जो नाम है वो हम उसी से बुलाएंगे। जब, हाँ ये हो सकता है कि ये काम उसकी जगह कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो उसी को मान लें जिसको भेजा है, ठीक है। ये, हाँ यही फंक्शन कुछ इसका है, तो इसकी आइडेंटिटी तो वही रहेगी, लेकिन ये काम क्या करेगी? काम मैन वर्ब की जगह करेगी, ये मैन वर्ब का काम करेगी।
तो हम इसको मैन वर्ब नहीं मान सकते कभी भी। ऐसा नहीं है कि आगे भी हम इसको मैन वर्ब माने, नहीं। यहाँ पे सिर्फ हम इसी फंक्शंस में, बी के वाले फंक्शंस में ही, क्योंकि बी ने खुद की जगह इज को भेजा है काम करने के लिए, बी मैन वर्ब है। बी अकेला सपोज करो आ नहीं सकता, तो बी अकेला नहीं आ सकता, तो इसने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दिया। रिप्रेजेंटेटिव इसका अकॉर्डिंग टू किसके, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट यहाँ पे सी था, सी के लिए हमें चाहिए था सिंगुलर, और सिंगुलर आया कौन, बी का रिप्रेजेंटेटिव इज। बस इतना सा फंक्शन है, मुझे लगता है ये आ गया होगा समझ में, कोई कन्फ्यूजन रहा नहीं होगा हेल्पिंग वर्ब के फंक्शन में और मैन वर्ब के फंक्शन में क्या फंक्शन हो सकता है। ऑलराइट, तो अभी एक लुक हम देते हैं चार्ट पे। चार्ट पे लुक दिया तो यहाँ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों फॉर्म्स इसकी बना दिए हैं। देखेंगे आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम नॉट ए डॉक्टर, एम आई ए डॉक्टर, ये वाली नेगेटिव हो गई। अब ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने देखा यहाँ पे क्या फंक्शन हुआ इसका, एम का। आई एम के बाद में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ में मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जरूर आती। ये बात आपको ज़्यादा हेल्प करेगी मैन वर्ब का फंक्शन पहचानने में और हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन पहचानने में। एम का यह फंक्शन क्या हो सकता है, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट है, और मैन वर्ब के जस्ट बाद में भी क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। अगर एम हेल्पिंग वर्ब आती तो हमें इसके बाद में क्या मिलता, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती और उसके साथ आईएनजी जरूर आता। अकेली फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, एम और इज आर ये आईएनजी वाली फॉर्म लेते हैं हेल्प मैन वर्ब की। यहाँ फिर से देख लें, आई एम नॉट, नॉट का फंक्शन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पे, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो देखो थर्ड पोजीशन आएगा। एम आई ए डॉक्टर यहाँ पे इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में इसको पहले ले लेंगे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आती है किसके, जब हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, ये हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर यहाँ पे एम पहले आया है तो हमें देखना ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, हाँ चलो हेल्पिंग वर्ब मान लिया, लेकिन इसके बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो इस ये हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन फंक्शन क्या है इसका, यहाँ पे काम किसका करेगी, ये मैन वर्ब का काम करेगी, मैन वर्ब का। हाँ ये अब ये भी सोच रहे होगे आप कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे तो मैन वर्ब से तो कभी हमने सेंटेंस नहीं बनाया, ठीक है, हमने हमेशा बनाया हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस। तो यहाँ पे ये मैन वर्ब से सेंटेंस कैसे बना रहे हैं हम, ऑलराइट। तो हम ये एम इज हेल्पिंग वर्ब भी तो है, दोनों का काम करती है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है, और जब ये अकेले ये खुद हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को लाने की ज़रूरत क्या है, ये दोनों का काम कर देगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी है, ये मैन वर्ब भी है, मैन वर्ब फंक्शन। लेकिन जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू या डज को लाने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ में, क्योंकि ये खुद भी हेल्पिंग वर्ब है, मैन वर्ब भी है। तो अब कौन सा माने इसको, कौन सा, तो बी की फॉर्म है, ज़रूर इसको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। इसी से हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस भी। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए कोई और हेल्पिंग वर्ब लाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद है हेल्पिंग वर्ब। तो इसी से हमको बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस भी। अब अगर हम इसको हेल्पिंग वर्ब मान के इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप सोचोगे हमें क्या चाहिए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर जब हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ले आएंगे तो कौन सा टेंस ही बदल जाएगा, टेंस कौन सा हो जाएगा, वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, सिंपल नहीं रहेगा, ठीक है। तो अपना दिमाग ना लगाइए, इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करना है मैन वर्ब उसमें इंटरोगेटिव बनाने। ऑलराइट, याद रख लेना इतना सा बस कि एम हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब और नहीं आएगी, ये अकेली खुद क्यों आने देगी, खुद हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन मैन वर्ब का भी काम कर देगी। हम ई जा रहे बी वाले केसेस में ऐसे ही सीधे सीधे बनाएंगे, ऐसे वो वाला पैटर्न लकीर का फ़कीर बनना ही नहीं है कि मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब लाते हैं उसके बाद में सब्जेक्ट आता है उसके बाद में मैन वर्ब आती है तब जाके हमारा सेंटेंस बनता है कौन सा, इंटरोगेटिव का। तो लकीर का फ़कीर नहीं बनना है, मॉडरेट होके चलना है, चेंज भी कर सकते हैं हम, चेंज हमने नहीं किया, ये ग्रामर वालों ने खुद नहीं किया है। तो एम के साथ में सब्जेक्ट आया, उसके बाद में आप सोच रहे हो कि मैन वर्ब आए, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ इससे भी काम चल जाएगा तो फिर मैन वर्ब की क्या ज़रूरत है, ज़रूरत ही नहीं है। जब काम चल रहा है यहाँ पे एम से ही तो मैन वर्ब ऐड करने से क्या ज़्यादा खुशी हो जाएगी, क्यों एक एक्स्ट्रा बढ़ाना है हमें, ठीक है। वेरी गुड, मुझे लगता नहीं अब कुछ रहा होगा समझने को, क्योंकि आ गया, बहुत बेसिक से समझाया मैंने इसमें अच्छे से, और बेसिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। ऑलराइट,
तो अब तक ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का सारे फॉर्मूलाज हो गए। कौन कौन से? अफर्मेटिव का हो गया, नेगेटिव का हो गया, इंटरोगेटिव का हो गया। अब तीनों जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है वो हो गए। इसके बाद में क्या रह गया? इसके बाद में आना चाहिए आपको इसके यूजेज की प्रेजेंट सिंपल का यूज कहाँ किया जाएगा। चलो हमें फॉर्मूला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता लग गया। कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, कौन सी मैन वर्ब अब आनी चाहिए। ये यहाँ तक इतना पता लगने के बाद में अब क्या आता है सेकंड वाला स्टेप। वो स्टेप जो एडवांस लेवल पे आएगी। अब एडवांस लेवल जो हर कंपटीशन में हर एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ये वाला अब तक तो था बेसिक जो आपको सबको आना चाहिए था। अब वाली जो स्टेप आएगी वो एक एडवांस लेवल की आएगी, जो इस पे आपको कंपटीशन लेवल की यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि किसके साथ कहाँ पे प्रेजेंट सिंपल का यूज़ किया जाएगा, क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ इनका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ तक मुझे लगता है पक्का हो गया होगा कि सब, क्योंकि जब हमें यूजेस का पता तो चल जाता था, लेकिन सब्जेक्ट यूज करते और उसके साथ में वहाँ फंस जाते थे कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करें, कौन सी मैन वर्ब यूज करें। अब यहाँ तक इतना क्लियर होने के बाद में इतना ज़्यादा लेवल तो एडवांस है, लेकिन ये आपको एक बार पता लग जाएगा कि इसका रूल ये है। हमें पता है इसको प्रेजेंट सिंपल यूज़ करना है, तो अब प्रेजेंट सिंपल यूज़ करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब को यूज कर रहे थे, वो करें। हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब यूज करना अब इजी हो जाएगा जब रूल्स का पता हो और हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब का भी पता हो, तब जाके पूरा कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन बनता है। एक सही आपकी एक्सरसाइज सोल्व होती है उसमें जाके, वो चाहे सब्जेक्टिव एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम। मैं आरएस की बात कर रही हूँ, जहाँ पे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होती है, आपको खुद को रीराइट करके लिखना होता है। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम वो होती हैं जैसे रीट हुआ, पटवार हुआ, इन वालों के लिए ऑप्शन दिया जाएगा, आपको एक ऑप्शन मैच करना है और उसको टिक करना है, ठीक है। तो दोनों के लिए बेसिक वाला इंपॉर्टेंट था। बिना बेसिक के आप क्लियर कर नहीं सकते थे क्वेश्चन को सोल्व। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी ईजी एंड दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड फॉर मी। सो यू शुड गो थ्रू द एक्सरसाइजेज अगेन एंड अगेन, ऑलराइट। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये वाला हर पेज पे मैंने देखा है, एक बुक पे हर पेज पे ये वाला लिखा था, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये कोट में यही है कि जितना आपने पढ़ लिया लेकिन प्रैक्टिस नहीं की तो उसका कोई मतलब नहीं है, पढ़ा हुआ जल्दी भूल जाएंगे। और आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट था जो हेल्पिंग वर्ब्स, मैन वर्ब्स और ये सारे क्लियर हो जाएंगे। जब अलग अलग तरह के आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, ऑलराइट। अब जो नेक्स्ट जो स्टेप आएगी वो रूल्स पढ़ने के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यही स्टेप होगा। जब हम उसके पहले सब्जेक्ट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का कोऑर्डिनेशन उसमें पढ़ेंगे। जब कोऑर्डिनेशन सही से पता लग गया उसके बाद में उसके यूजेज पे जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्योंकि जब यूजेज का पता होगा सब्जेक्ट वर्ब मैन वही तो है, सब्जेक्ट वर्ब का कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आपने कौन सा सेंटेंस यूज किया है, कौन सा टेंस आएगा, इसमें आपको आता है कॉन्सेप्ट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप सब्जेक्ट सही चूज़ के साथ में सही हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह जाता है उसका। तो ये वाला पढ़ना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब इसके बिना आपको कॉन्सेप्ट आता है वो भी रॉन्ग हो जाएगा। दोनों ही ज़्यादा एडवांस बेसिक लेवल भी ज़रूरी है। बेसिक लेवल में क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब ये वाला, और एडवांस लेवल कौन सा था अपना, जो उसके रूल्स और यूजेज हैं, ये एडवांस लेवल। दोनों को पढ़ना ज़रूरी है, दोनों में अच्छे से कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तब जाके राइट होगा आंसर, और राइट आंसर होगा तब जाके मार्क्स आएंगे, ऑलराइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय। और एक बार स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये करना भी ज़रूरी होता है, सभी के लिए इंसेंटिव है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। और बाय बाय, टेक केयर। हाँ, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो उसी की आएगी, यूजेज की सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंडीशंस होती हैं जहाँ हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, ऑलराइट। यूजेज के बाद में नेक्स्ट वाला स्टेप आ जाएगा क्योंकि, और इसको पहले वाले को रिकॉल भी करते रहना है, ऑलराइट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।